नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, यूनिट प्रभारी आईडी सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश। इस YouTube सेशन में सभी का स्वागत है। इस YouTube सेशन में हमारे एडी साहिबान, बेसिक शिक्षा अधिकारी, DCID, सभी BO, स्पेशल एजुकेटर्स और नोडल टीचर्स पे जुड़ने के निर्देश थे। यदि कहीं कोई नहीं जुड़ा है, कृपया करके सुनिश्चित कर लीजिए कि अपने साथियों से, अपने सबऑर्डिनेट्स से आप जुड़ने के लिए कह दीजिए, जिससे कि इसमें सभी जुड़कर इस सेशन से लाभान्वित हो सकें। थोड़ी देर बाद DG सर हमारे साथ जुड़ेंगे और हमको क्या क्या अगले वर्ष में करना है, क्या योजनाएं हमारी हैं, हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं प्रारंभ करते हुए सभी का स्वागत करता हूं और मुख्य रूप से जो वर्तमान में 2 सर्कुलर अभी निर्गत हुए हैं, उन सर्कुलर्स से मैं स्टार्ट करूंगा। ये सर्कुलर संयुक्त रूप से जारी किए गए। एक शासनादेश हुआ है जो प्रमुख सचिव, अध्यक्ष राज्य कार्यकारी समिति चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थसारथी सेन शर्मा और प्रमुख सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार साहब के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया है, जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किशोर स्वास्थ्य क्लब के गठन की बात कही गई है। यहाँ हम ये विचार कर सकते हैं कि जो स्वास्थ्य क्लब का गठन हो रहा है वो केवल वहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। ये करीब करीब 10 पेज का शासनादेश है और उसमें पूरे विस्तार से माइक्रो प्लान तक करने की बात कही गई है कि किस प्रकार से माइक्रो प्लान करके RBS के, RKS के की टीम द्वारा हमारे दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हांकन के पश्चात किस प्रकार से रेफरल तक और मेजर सर्जरी तक की बात इसमें कही गई है। जो क्लब के कार्य होंगे उसमें कौन कौन से इश्यूज होंगे, वो इश्यूज भी इसमें दिए गए हैं कि कौन कौन से स्वास्थ्य विषय की जो थीम होगी वो सारी की सारी है। किशोरावस्था संबंधी परिवर्तन है, आंखों की देखभाल एवं मुख्य स्वच्छता है, पोषण, हिंसा रोकथाम, ध्यान, योग, इंटरनेट सुरक्षा, मीडिया साक्षरता, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, HIV एड्स की जानकारी, मानसिक स्वास्थ्य, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, हिंसा निवारण, अनजाने में चोट, सड़क सुरक्षा, ध्यान और योग, बाल अधिकार, रचनात्मक शिक्षा एवं नैतिक विकास, ये सारी चीजें हमारे थीम बेस रहेंगे। और ब्लॉक स्तरीय किस प्रकार से हम लोग जो है ब्लॉक स्तरीय अभिमुखीकरण करेंगे, विद्यालय में हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, ये सारी चर्चाएं उसमें निर्धारित की गई हैं। और कौन उसका संरक्षक होगा, कौन उसका मुख्य संरक्षक होगा, हेल्थ ब्रिगेडियर में कौन रहेंगे, 2 टीचर्स का सिलेक्शन होगा, बच्चों का चिन्हांकन कैसे किया जाएगा और वो हेल्थ क्लब कैसे काम करेगा। इसी प्रकार की एक योजना जब आप रणनीति के तहत कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। दूसरा एक जो पत्र निर्गत हुआ है, वो पत्र निर्गत हुआ है हमारे DG सर, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त हस्ताक्षर से। ये पत्र है 27 जनवरी का, शासनादेश 27 दिसंबर का है। दोनों ही 27 तारीख है, 1 जनवरी है और दूसरा दिसंबर है। इसमें ये 2 पेज का एक सर्कुलर है। इस सर्कुलर में मुख्य रूप से आपका जो RBS की टीम है वो इस तरह से माइक्रो प्लान करेगी कि उस माइक्रो प्लान को शेयर किया जाएगा। थैंक यू पात्रा सर, बहुत बहुत अच्छा आपका स्टेटमेंट रहा और पूरा अपने लोगों समर्थ के बारे में, जो विद्यालय की चेकलिस्ट है उसके बारे में जो है बताया। अब मैं दिव्यांग छात्रों के लिए कक्षा कक्ष में किस प्रकार से शिक्षण को अनुकूल बनाए, सुश्री हिमानी बुंदेला मैडम से अनुरोध करूंगा। एक आग्रह मेरा सभी अधिकारियों और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथियों से है, DG साहब लास्ट में इस सेशन में जुड़ेंगे क्योंकि सबसे पहले DG साहब को ही करना था। DG साहब की व्यवस्था कारण निर्देश प्राप्त हुआ है, लिंक से वो जुड़े हुए हैं। जो वार्ता करेंगे वो सबसे बाद में करेंगे। कृपया करके अपने सभी अधिकारियों और अपने सभी नोडल टीचर्स को निर्देशित कर दें, जो नया लिंक गया है उसको तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि जो संख्या
पहले स्टार्ट हुई थी उससे कहीं घटके कम हो गई है। कृपया करके सुनिश्चित कर लें कि सभी आपके नोडल टीचर जुड़ जाए। धन्यवाद। मैम सुश्री हिमानी बुंदेला जी से अनुरोध करूंगा, कृपया करके अपना प्रस्तुतिकरण दें प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? तो लग रहा है को अभी अभी हट गई। मनोज जी को भी बोल सकते हैं तब तक। शायद अभी हमारे साथ थोड़ा दिक्कत हो गई है। मैं आरबीएसके से डॉक्टर मनोज शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा। डॉक्टर मनोज शुक्ला जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृपया प्लीज। श्योर। मुझे लग रहा है कि मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रही है डॉक्टर साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब जो है आरबीएसके से संबंधित, क्योंकि अभी जो पत्र निर्गत हुआ है आरबीएसके और संयुक्त हस्ताक्षर से डीजी सर के, उस पर भी चर्चा होगी और डॉक्टर साहब कैसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे काम करेंगे, उसके बारे में विस्तार से अपना प्रस्तुतिकरण देंगे डॉक्टर साहब। थैंक यू। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे जो महानिदेशक साहब हैं श्री विजय किरण आनंद साहब का। उन्होंने ये अवसर दिया कि आज मैं अपनी बात रख सकूं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संबंध में, और खास तौर से जो अभी मिशन निदेशक महोदय और सर के ज्वाइंट हस्ताक्षर से ये शासनादेश निकला है, उससे डेफिनेटली प्रदेश में तस्वीर बदलने वाली है। मतलब हमारा कार्यक्रम पिछले 7-8 साल से चल रहा है और काफी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि लगातार ये अच्छा कार्यक्रम चले, लेकिन जितना अपेक्षित परिणाम है वो अभी तक हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस जियो के बाद और दोनों विभागों के स्कूल एजुकेशन और एनएचएम के आपसी सहयोग से डेफिनेटली इससे बहुत अंतर पड़ने वाला है। तो मैं बताना ये चाहूंगा कि प्रदेश में ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित है और इसमें हम लगभग 1591 मोबाइल हेल्थ टीम्स के द्वारा प्रदेश के 3.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में भ्रमण कर रहे हैं और उनमें लगभग 324 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, 2,44,000 का संदर्भन किया गया है और लगभग 1.7 लाख बच्चों का मैनेजमेंट भी किया गया है। प्रदेश में 6 डीआईसी संचालित हैं और जिनमें से 6 वर्ष से छोटे बच्चों को विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। और ये डीआईसीज जो है डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स, ये डीबी नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़ में 2 हैं, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और एक मेडिकल कॉलेज में, मुरादाबाद और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हमारा एक डीआईसी सेंटर स्थापित है। ये जो सेंटर्स हैं, टोटल हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है ये सभी प्रदेश के जनपदों में चल रहा है। कोई भी जनपद ऐसा नहीं है जहां पर हमारा कार्यक्रम ना चल रहा हो। हर ब्लॉक में 2 मोबाइल हेल्थ टीम्स काम कर रही हैं और ये दोनों टीमें 19 साल से छोटे बच्चों की जांच करती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जाकर। 4 Ds, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डिफिशियंसी, डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज। जो अभी बात हो रही थी, तमाम बच्चे हमारे दिव्यांग भी हैं, तो दिव्यांगता प्राप्त बच्चों की भी जांच इस डीज में आती है। बचपन से जो दोष हैं उनके बारे में, अगर कोई कुपोषण की मतलब किसी कमी के कारण ऐसा हो रहा है और कुछ बीमारियां हैं, तो इन सभी का इसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और कुछ चीज़ों का तो इलाज तुरंत करते हैं, कुछ का रेफरल करते हैं, और जो भी ट्रीटेबल हैं या करेक्टेबल डिसीजेज या डिसेबिलिटीज हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब ये पूरी जो प्रोसेस है उसमें स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में भ्रमण से पहले एक पूरे साल का माइक्रो प्लान बना लिया जाता है और इस प्लान में जो जनपद के और ब्लॉक के जो आईसीडीएस और एजुकेशन के अधिकारी हैं उनका सहयोग लिया जाता है और हमारी मोबाइल हेल्थ टीम्स जो हैं उनके कार्यकर्ता जो डॉक्टर्स हैं, एएनएम है, फार्मासिस्ट हैं, ये लोग मिलके उसको निर्धारित करते हैं। और प्रत्येक स्कूल में जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल हैं उनमें वर्ष में एक बार हमारी टीम विजिट करती है और आंगनबाड़ी केंद्रों में जो कि छोटे बच्चे हैं वहां पर ये 2 बार हमें भ्रमण करने की एक योजना हमारी रहती है। प्लान बहुत डिटेल में बनता है, हर साल बनता है, लेकिन हर साल जब हम
सत्र स्थल पर पहुंचते हैं, यानी कि जिस स्कूल में, विद्यालय में हम पहुंचते हैं टीम लेकर, तो हमें देखने में आता है कि बहुत सारे बच्चे वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, भले ही वो रेगुलरली शायद सारे बच्चे ना आ रहे हों, लेकिन जिस दिन एक विशेष मोबाइल हेल्थ टीम बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आ रही है, उस दिन अगर ये सारे बच्चे मौके पर मौजूद होंगे तो निश्चित तौर पर हम सारे बच्चों की देखभाल कर सकेंगे, ये पहचान सकेंगे कि किस बच्चे में कोई बीमारी है, और जो भी बीमारी है उसका या तो वहीं मौके पर कुछ इलाज हो जाएगा, और जिन बीमारियों के लिए संदर्भन की आवश्यकता है, संदर्भन कर लिया जाएगा। माइक्रो प्लान जो बनाया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है आपसी समन्वय के साथ में कि बच्चों की भ्रमण के दिन उपस्थिति हो। और माइक्रो प्लान बनाने के बाद भी जिस दिन आपके स्कूल में भ्रमण करना होता है, उस दिन से एक दिन 2 दिन पहले, मान लीजिए मंडे को विजिट करनी है आपके स्कूल में, तो वो शुक्रवार या शनिवार को, जिससे पहले मंडे से पहले है, उसको एक फोन कॉल करके या किसी भी तरीके से आपको ये अवगत कराने की चेष्टा रहती है कि भाई हम आपके यहाँ सोमवार को आएंगे या मंगलवार को आएंगे, और आप अपने जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उनको, और अगर यथासंभव जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी आप आमंत्रित कर लें, ताकि जो भी सहयोग की आवश्यकता हो तो पता चल जाएगा। कभी कभी हिस्ट्री डिटेल में लेनी पड़ती है। तो मोबाइल हेल्थ टीम का प्रयास रहता है कि केंद्र पर उपस्थित समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कर ले। अब देखिए, यह भी संभव है कि हमारी टीम बहुत जल्दबाजी में आपके स्थान को छोड़ दे कि भाई कुछ बच्चों को अभी परीक्षण आज नहीं कल करेंगे, लेकिन जो बच्चा एक बार छूट जाएगा उस बच्चे का परीक्षण नहीं हो पाएगा कम से कम वर्ष भर, क्योंकि एक ही बार स्कूल में विजिट हो रही है। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि प्रयास करें हर बच्चे को हम स्कूल पर एक तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करें, और टीम से भी आग्रह करें कि जब तक आपके सारे बच्चों का परीक्षण ना हो जाए तब तक वो आपके स्कूल को ना छोड़ें। थोड़ा आपको उस दिन सहयोग करना पड़ेगा लाइन लगवाने में और सब में। हमारी टीमों के पास में पर्याप्त उपकरण, जो भी हाइट वेट के उपकरण हैं, बीपी नापने की या और भी जो परीक्षण करना है उनके आई टेस्ट करने के, वो सारी चीजें उनके पास में उपलब्ध हैं। और जो बेसिक मेडिसिन की जरूरत है, हो सकता है किसी बच्चे को केवल एनीमिया हो रहा हो, किसी को पेट में कीड़े हो रहे हो, कुछ बुखार उखार आ रहा हो, तो उसके लिए जो बेसिक मेडिसिन हैं वो भी हमारी टीम के पास में उपलब्ध रहती हैं, और टीम उसका उपचार भी कर देती है। जो मैंने अभी 4Ds बताए थे, डिफिशियंसी, डिफेक्ट्स, डिलेज, इन सभी के बारे में जब कोई भी बच्चे का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो टीम एक कार्ड भरती है, और उस कार्ड को भर के आंगनवाड़ी या अध्यापक जो वहां पर हैं उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। उस कार्ड में वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लिख दी जाती हैं, और ये दे दिया जाता है कि वो उनके अभिभावकों को जो प्रॉब्लम है उसके बारे में इन्फॉर्म कर दें। इसके लिए अगर वहां पर मौके पर अभिभावक हैं तो तत्काल भी उन्हें पता चल सकता है। एक दिन जो है, सप्ताह में एक दिन, जो संदर्भित बच्चे हैं, जिस भी स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए एक दिन फिक्स कर देते हैं कि किसी को हमने सैटरडे को बुला लिया, किसी को ट्यूसडे को बुला लिया, और उसको हम कहते हैं कि आप ब्लॉक के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर आ जाएं। वहां पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं, और अगर आवश्यकता होती है कि हम इस बच्चे को सीधे जिला अस्पताल संदर्भित करें तो वो भी प्राइमरली हम लोग देख के इसको रेफर कर देते हैं। ब्लॉक लेवल पर या जनपद लेवल पर हम जिस बच्चे का परीक्षण करके हमारी टीम आई थी, उसमें अगर हमने पुष्टि कर ली कि वही जो उन्होंने संदर्भन किया था वही उसको बीमारी है, वही परेशानी है, तो उसका इलाज करने के लिए भी व्यवस्थाएं हमारी जिला चिकित्सालय में भी हैं, और कुछ मेडिकल कॉलेजेस में भी हमने, जैसे हार्ट की बीमारी के लिए जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, वो भी व्यवस्था हमारे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में है। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि अभी हरियाणा का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, MOU हो गया है, और उसमें भी हम रेफर करेंगे। और ये जो भी उपचार हैं उसके लिए पेरेंट्स को कोई भी पैसा देना नहीं होता है। जो आंख की परेशानी है, कुछ विकलांगताएं ऐसी हैं, जो कुछ दिव्यांगताएं ऐसी हैं जिनमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते, लेकिन जिन बच्चों में दृष्टि दोष है उन बच्चों को हम चश्मे का वितरण भी करते हैं। राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत चश्मे का वितरण किया जाता है, और जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो करेक्शन हो जाती है, तो धीरे धीरे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, उसका जो फर्दर ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो पाती है। बेसिकली आपको केवल बताने के लिए
जो बच्चे डिलीवरी पॉइंट्स पर डिलीवर हो रहे हैं उन सभी बच्चों में कुछ कंजेनाइटल जो बीमारियां होती हैं, जो जन्मजात दोष होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का काम, फिर स्कूलों और आंगनवाड़ी में जो है बच्चों को जो वोर्डीज हैं उनके हिसाब से आइडेंटिफाई करके रेफर करने का काम, रेफरल किए हुए बच्चों को जो आवश्यक उपचार है या जो इंटरवेंशन उनको करनी है, किसी का सर्जरी होनी है तो सर्जरी, किसी को चश्मा दिलवाना तो चश्मा, किसी को बैसाखी की व्यवस्था है तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं, व्हील चेयर्स इत्यादि, ये सारी चीजें जो हैं वो संबंधित विभाग का समन्वय करते हुए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। आपका लगातार इसमें सहयोग हमें इसलिए चाहिए कि जो टीमें वहां पर जा रही हैं उनके कार्य को बल मिले, उनके द्वारा सही बच्चों का चिन्हीकरण हो जाए। मैंने देखा है कई बार फील्ड में जाकर कि केवल बुखार, खांसी और इस तरह के बच्चे हम आइडेंटिफाई करके ले आते हैं और उनका तो फौरी तौर पर इलाज कर देते हैं। लेकिन अभी पिछले सत्रों में भी बात हुई कि विशेष जो दिव्यांगता वाले बच्चे हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है, उन बच्चों को इस टीम के सामने अगर वो आएगा तो और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हम ये देख सकेंगे कि उनको हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। जो टोटल 47 हेल्थ कंडीशंस हैं जो कि आरबीएस के अंतर्गत आती हैं, उनमें 11 हमारी जो शारीरिक दोष हैं जो मोस्टली हमारे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही पता चल जाते हैं या कुछ उसके समय बाद पता चल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगा 2 चीज़ों को बताना चाहूँगा। एक क्लेफ्ट लिप है, अक्सर आपने देखा होगा कटे फटे तालू और होंठ वाले बच्चे आपको जीवन में नजर आते हैं। इन बच्चों का इलाज आरबीएस के द्वारा किया जा रहा है। कुछ बच्चे जिनका पैर जो है मुड़ा तोड़ा होता है, क्लब फुट जिसे कहते हैं, उनको भी उपचार हमारी आरबीएस के अंतर्गत दिया जा रहा है। तो ऑल दोज डिफेक्ट्स जो ट्रीट किए जा सकते हैं उनका उपचार हम कर रहे हैं। कुछ बच्चों में एनीमिया है, विटामिन ए और डी का डिफिशियंसी है, मोटापा है, थायराइड है, तो इस तरह की डिफिशियंसीज है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी से भी बहुत सारे दोष होते हैं, वो भी ट्रीटेबल हैं। इसी तरह से चाइल्डहुड के डिसीजेस में स्किन की, कान बहना, रूमेटिक हार्ट डिसीजेस, दांत की कुछ परेशानियां हैं, कुछ बच्चों को बचपन से ही टीबी हो जाती है, चाहे वो फेफड़े की टीबी हो या फेफड़े के अतिरिक्त पेट की या किसी अन्य जगह की टीबी हो, उसका इलाज है। इम्पेयरमेंट्स तमाम जो डिसेबिलिटी की बात हुई, बहरापन है या देखने में दिक्कत है, तो इस तरह की और कुछ बच्चों में ऑटिज्म है, लैंग्वेज के कुछ बच्चे देर में बोल पाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे जो डीआईसी सेंटर्स हैं वहां पर प्रयास किया जा रहा है। किशोरों के लिए भी जो उनको मानसिक तनाव हो रहा है, जो विकास में उनको जो लगता है कि दिक्कतें आ रही हैं, तो उन सभी के लिए भी हमारी आरबीएस की टीमों के द्वारा और हमारे चिकित्सालयों के द्वारा मदद प्रदान की जा रही है। और वी आर वेरी होपफुल, हमें बहुत उम्मीद है कि शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करने के बाद डीजी सर के और हमारी एमडी एनएचएम की तरफ से जो एक ज्वाइंट पत्र भी निकला है, उसके बाद हमारे इस कार्यक्रम का ज्यादा लाभ हमारे आम जनता और उन बच्चों को खासतौर से जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अब सुश्री हिमानी बुंदेला जी से अनुरोध करूंगा कृपया करके प्लीज। डीजी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके बाद डीजी साहब का ही संबोधन होगा, प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, यस यू आर ऑडिबल। आवाज मैम मिल रही है आपकी? आवाज आ रही है मैडम आपकी? मिल रही है। अब ठीक है मेरी आवाज? जी बिल्कुल ठीक है मैम, सुने। ओके, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। बोलते हैं शिक्षक वही है जो जीना सिखा दे, शिक्षक वही है जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा, तराशते तुमको हीरे की तरह वो, तराशते तुमको हीरे की तरह वो, तुमको वो चमकता सूरज बना दे, शिक्षक वही है जो जीना सिखा दे। मेरा मानना ये है, अभी बहुत सारे शरण मैं सुन रही थी पूरा, कि एक दिव्यांग अगर कोई बच्चा है या कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है, उसकी लाइफ में पेरेंट्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एक टीचर का होता है।
अगर आज देखा जाए हमारे पास जो भी महान पुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद जी, अशोक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सिकंदर जिसको हम बोलते हैं अलेक्जेंडर, देखा जाए इन सबके पास ग्रेट टीचर्स थे, तभी आज ये लोग इतने ज्यादा सक्सेस और इतने ग्रेट हो पाए। तो शिक्षक देखा जाए एक बच्चे के लिए फाउंडेशन बिल्डर है। और आज हमारे जो भी शिक्षक मैं देख रही हूँ, जो भी स्पेशल फील्ड में वर्क कर रहे हैं, वाकई में वो ये काम करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि मेरा तो अभी ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, बहुत ही मतलब देखा जाए जरूरत से ज्यादा अगर उनको कुछ रिसोर्सेज नहीं भी मिल पा रहे हैं, फिर भी वो उसमें लगे हुए। बट ये एक बात सोचने की है, हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा की, बट इंक्लूजन होगा कैसे? जब हमारे माइंड में एक्सेप्टेंस होगा, जब हम बच्चे को स्वीकार करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई टीचर है और वो इंक्लूसिव सेटअप में टीचिंग कर रहा है, तो हमको सभी टाइप के बैरियर्स को हटाना होगा। जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर या फिजिकल बैरियर, उनको कम करना पड़ेगा। तभी हम अपने बच्चे को एक एक्सेसिबल एटमॉस्फेयर दे पाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें बच्चे का अटेंडेंस रेशियो इनहेंस करना है, मतलब एनरोलमेंट तो बच्चे का हो गया, लेकिन अटेंडेंस भी तो होना चाहिए। केवल स्कूल में नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, बच्चे को चीजें भी आनी चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? कैसे हम उनकी लर्निंग को और जो हमारा एसडीजी निपुण भारत का जो लक्ष्य है, कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमको एक चीज लेकर चलनी पड़ेगी, वो है हमको ध्यान देना होगा बच्चे की आवश्यकता, नीड ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि हर क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सभी में व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और इसी तरह से सबकी जरूरतें भी अलग अलग है। हम एक ही मेथड से सब बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। यदि मान लीजिए हमारी क्लास में कोई बच्चा है जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, सुन नहीं पाता, तो हमें कोशिश करनी है सबसे पहले उस बच्चे को सिखाने के लिए कि हम केवल एक बच्चे को अगर सिखाना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर हम भी साइन लैंग्वेज सीखें और हम अपनी क्लास के हर एक बच्चे को उसमें ट्रेन करें। और साइन लैंग्वेज कोई बहुत बड़ी कोई कोर्स और ऐसा कुछ नहीं है, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, इट्स जस्ट अ एक्टिविटी। आप समझ लीजिए बहुत फन एक्टिविटी है, बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। हमारे स्कूल में भी 1500 में से आउट ऑफ 1500 एक बच्चा था सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड, 1500 में से सिर्फ एक। बट उस एक के लिए आज पूरे 1500 बच्चे साइन लैंग्वेज जानते हैं, पूरे टीचर जानते हैं। क्यों? ताकि उस बच्चे को फील करा सके, यस आप हमारे ही स्कूल के, हमारी कक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। तो मुझे लगता है अगर हम अपने ब्लॉक लेवल पर या जो ग्राउंड लेवल पर हमारा काम चल रहा है, उसमें अगर कोई भी बच्चा हमको हियरिंग इम्पेयर्ड मिलता है, तो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि उन सारे बच्चों को हम ट्रेन करें साइन लैंग्वेज में, जिससे वो भी उस बच्चे से कम्युनिकेट कर पाए और बच्चा भी मोटिवेट होगा कि नहीं, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मैं अलग नहीं हूँ, ये सब तो मेरी तरह ही बात कर रहे हैं। तो उससे उसकी लर्निंग बढ़े। दूसरी बात, जब हम साइन लैंग्वेज में अपने बच्चों को, अपने टीचर को ट्रेन कर देंगे, तो हम लर्निंग को कैसे आगे बढ़े? लर्निंग के टाइम पर हमें एक चीज याद रखनी, ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स, डायग्राम्स इनका यूज करेंगे जब हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को पढ़ाएंगे। और देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वो बहुत बड़ा अपने आप में, एक देखा जाए एक टीचर का काम करता है। अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करें तो बच्चा जब स्कूल आ रहा है, आप उसको अपनी सराउंडिंग से भी रिलेट कर दीजिए कि बेटा देखो, अगर आप प्लांट्स को पढ़ा रहे हो, उसको एटमॉस्फेयर में ले जाइए, गार्डन में ले जाइए, लाइव चीजें दिखाइए, देखिए वहां से कैसे उसकी लर्निंग स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल आ रहा है, बैठ रहा है और ब्लैक बोर्ड से नोट किया जा रहा है। नो, इट्स नॉट अ लर्निंग। अभी रिसेंटली 6 मंथ पहले हम लोग का जो सर्वे था, उसमें अच्छा नहीं लगा था एक चीज जानकर कि हमारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, मुझे लगता है लर्निंग में सबसे ज्यादा इस टाइम पर उनको नीड है कि उनकी पोजीशन को हम इम्प्रूव करें। बिकॉज बच्चा 8th 9th में आ गया, बट सिर्फ वो अभी अपना नेम लिख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें ऐसी कुछ टेक्निक्स को यूज करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन लैंग्वेज,
सेकेंडली पिक्चर्स और डायग्राम्स के थ्रू उनको कनेक्ट किया जाए। तीसरी बात, अगर हमारा बच्चा हमको लग रहा है बड़ा हो गया है, थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो आप उसको NIOS और बहुत सारे ऐसे कंटेंट आजकल बन गए हैं जो साइन लैंग्वेज में पूरा पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, तो इन चीजों का हम यूज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमारी क्लास में अगर कोई बच्चा विजुअली चैलेंज है, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए, विजुअली चैलेंज में भी दो कैटेगरी होती है, लो विजन या ब्लाइंड, 100% ब्लाइंड। तो उनके लिए नीड्स भी उनकी अलग अलग। लो विजन वालों की तो हम चलिए कर देते हैं, बच्चे को आगे बैठा देना, लार्ज प्रिंट प्रोवाइड कर देना। बट जो विजुअली चैलेंज, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल नहीं करना। पता है आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने ऑब्जर्व किया कि लोग थोड़ा सा बचते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कि हम दिव्यांग बच्चों को एडमिशन ना दें क्योंकि हमारे पास उनके अकॉर्डिंग कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। बट मुझे लगता है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड नहीं है, थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई बच्चा विजुअली चैलेंज है तो उसको कोई स्पेशल वो चीज आपसे नहीं डिमांड कर रहा है, वो बस इतना चाह रहा है कि आप जो भी पढ़ाएं ऑडियो वर्जन उसका अच्छे से क्लियर। ठीक, बच्चा ब्रेल में अगर ऑलरेडी ट्रेंड है, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो हम उसको ब्रेल में ट्रेंड कर सकते हैं, कोई बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं है। साथ ही साथ विजुअली चैलेंज बच्चा पता है सबसे अच्छे से लर्निंग कब करता है? रियल एटमॉस्फेयर से जाकर, यानी कि टैक्टाइल चीजों को। आप उसको कोई भी चीज सिखाना चाहते हैं, आप उसको ऐसी चीजें दीजिए जिनको वो टच करके फील कर सके, उभरी हुई चीजें हो। देखिए आप बच्चा हो, मुझे लगता है जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगर जनरल बच्चे को देखा जाए और एक विजुअली चैलेंज बच्चे या दिव्यांग बच्चों को देखा जाए, उनकी लर्निंग आप मान के चलिए 10% फास्ट होती है हमारे दिव्यांग बच्चों की। बट वही है, कोई सपोर्ट करने वाला तो और वो सपोर्ट कौन करेगा? कोई नहीं, हमारे टीचर्स ही। और ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं, लेकिन और हमको एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ करना है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा सपोर्ट पता नहीं उन बच्चों को कहां से कहां पहुंचाते। आज आपके सामने एग्जाम्पल देखिए, कितने सारे विजुअली चैलेंज IAS हैं, प्रांजल पाटिल है और एक है दीपक करके, बहुत सारे, स्पर्श करके एक सर है। कहां कहां जा रहे हैं आज? क्यों जा पा रहे हैं? अपने टीचर की वजह से। बट यहाँ एक चीज और है, हमको एक चीज और ध्यान रखनी है, हमको करनी है लर्निंग विद इन लर्निंग। यानी कि हमारी जो टीचिंग होगी वो मल्टी डायमेंशनल होगी। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है? यानी कि सपोज दैट हमने एप्पल लिया, हम उससे क्या सिखाएंगे बच्चे को? उसका शेप पता चलेगा बच्चे को। कट करेंगे तो बच्चे को और भी चीजें, उसके हम मैथ के कंसेप्ट उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको एक ही बार में कितना सारा कंसेप्ट पता चलेगा, कलर, शेप, साइज और मैथ के कंसेप्ट। यानी कि हमको अपनी टीचिंग इंटीग्रेटेड रखनी, कंबाइन करके चलनी। ये सब तो ठीक है, हम लोग फॉलो कर लेंगे। और साथ में आजकल तो बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो ई कंटेंट अवेलेबल है, और अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर हमको रीड करने के लिए, तो बच्चा उससे भी रीड कर सकता है। साथ ही साथ मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व किया, आज सोसाइटी में एक मिथ है, एक अवधारणा है कि विजुअली चैलेंज लोग मैथ्स और साइंस नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं सर्वे में मैंने जब फाइंड आउट किया तो ये बात फैक्ट निकला कि बहुत कम बच्चे हैं जो आज मैथ्स और साइंस कर रहे हैं जो विजुअली चैलेंज। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हमको अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करने, कुछ नया नहीं करना। आप आज हम बात करें ना आत्मनिर्भर भारत, इंडिजीनियस मॉडल, यस हम कर सकते हैं। हमको अलग से कोई मार्केट से कुछ एक्सपेंसिव चीजें नहीं लेकर आनी, बस अपने कंसेप्ट्स और अपने स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस लाने। पता है कैसे? सपोज दैट मैथ, हम सोचते हैं कि यार बाकी बच्चों को हम चीजें ऑडियो में समझा देंगे, टच करवा देंगे, लेकिन मैथ्स कैसे पढ़ाएं? मैथ्स में तो सॉल्यूशन होता है, बच्चा लिखेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? बट नो, यहाँ हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। मेंटल मैथ्स एक ऐसा मैथ्स है जिसमें हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हम बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि बच्चा ओरली कैलकुलेट कर देता है। यस, और इस मेंटल मैथ्स को हम आफ्टर थर्ड निपुण भारत से जब लक्ष्य अचीव कर ले, उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सर्वे करने के बाद इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। एक एनजीओ में कुछ 9 to 10 ईयर्स की 6 to 7 गर्ल्स ली थी, उन पर जब ये इम्प्लीमेंट किया कि क्या वो बच्चे लर्निंग कर पा रहे हैं इस टाइप की मेंटल मैथ, यू कांट बिलीव
सेकंड्स में आंसर दे रहे थे बच्चे, सेकंड्स में, वो भी कैसे क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन वाले बड़े बड़े, डिवीजन वाले बड़े। तो हम ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसे कंसेप्ट को अपने करिकुलम में क्यों नहीं डालते? डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा होंगे, आई नो, बट मुझे लगता है आगे जो हमारी करिकुलम और जो चीजें आएंगी उसमें डेफिनेटली इस पर हम लोग प्लान भी करेंगे, कुछ ऐसा मेंटल मैथ दिव्यांग बच्चों को, स्पेशली हमारे जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं उनको सिखाया जाए। आज आप अगर डेटा उठाएंगे ना, इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ मैथ कराया नहीं जाता, और साइंस में तो एडमिशन ही नहीं मिलता है, बोल देते हैं नहीं और विजुअली चैलेंज, आप साइंस कैसे करेंगे? तो ऐसा नहीं है। साइंस में भी बहुत ईजी है, बहुत सारे डायग्राम्स और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आज हमारे पास टेक्टाइल फॉर्म में, बच्चा साइंस भी कर सकता है। तो ये हुआ कुछ विजुअली चैलेंज बच्चों का, कि कैसे उनको थोड़ा सा सपोर्ट और कुछ अकोमोडेशन के साथ हम अच्छी सी चीजें करा सकते हैं। और साथ साथ एक चीज हमको ध्यान रखना है, उनको टीचिंग करते टाइम, जब हम उनको कुछ भी चीज बता रहे हैं और उसमें अगर कोई सिंबल आ रहा है तो हमें कोशिश करना है सिंबल का शेप कैसा है, कैसा डिजाइन है उसमें, वो बच्चे को थोड़ा सा आइडिया देना। क्योंकि जब बच्चा अपने स्क्राइब के संग एग्जाम में लिखवाता है, स्क्राइब कभी कभार बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते, तो बच्चा उसमें समझा पाए कि देखो वो इस टाइप से बनेगा, पाई है तो पाई का सिंबल ऐसे होता है, आपको ये लिखना है तो इसका सिंबल ऐसे होता है। तो इस टाइप से हम विजुअली चैलेंज बच्चों की लाइफ को, और विजुअली चैलेंज नहीं, इतने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की स्टडी को बहुत ही स्मूथली आगे कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर देखा जाए हमारे पास कोई सेरेब्रल पाल्सी सीपी वाला बच्चा है, उसको कैसे पढ़ाना है? और सीपी वाले केस में तो मोस्ट ऑफ द पर्सन सोचते हैं कि यार इसको हम कैसे कराएंगे, ना तो प्रॉपर हैंड मूवमेंट है, ना वॉइस क्लियर है, उसको कैसे पढ़ाएंगे? बट एक रिसर्च के बेहाफ पर मैं आपको बता रही हूँ, सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसा केस है जिसमें बच्चे की लर्निंग और वो अपना करियर कंप्यूटर मैम, फील्ड में अनुरोध है कृपया करके संक्षेप में करें मैम। बिल्कुल सर। हाँ, जरा कुछ शॉर्ट करें मैम प्लीज। यस सर। तो सीपी वाले हमारे जो बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे, उनको हम अगर कंप्यूटर वाली ट्रेनिंग दें, कुछ भी ऐसा जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है उससे कनेक्ट करे, तो वो बच्चे बहुत ही अच्छे से अपना कर सकते हैं। तो लास्ट में समराइज करते हुए मैं एक ही बात बोलूंगी कि टीचर जो है हर एक की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे बच्चा दिव्यांग हो या जनरल हो। और जो कुछ स्ट्रेटेजी है या कुछ अकोमोडेशन है उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको हम एक इंक्लूसिव सेटअप और एक एक्सेसिबल एटमॉस्फेयर दे पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी पूरी मेथोडोलॉजी बताई किस प्रकार से हम दिव्यांग बच्चे के साथ अपने इंटरेक्शन बढ़ाकर अपने इंक्लूसिव एजुकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब मैं डीजी सर से अनुरोध करूंगा, डीजी सर हमारे बीच में हैं, कृपया करके हमको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। डीजी सर। धन्यवाद मुकेश, धन्यवाद सभी प्रवक्ताओं को जिन्होंने आज हमारे सभी साथी शिक्षकों को, स्पेशल एजुकेटर्स को, नोडल टीचर्स को संबोधन किया, उनके साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। हमारे कार्यक्रम को और गति मिलने के लिए प्रत्येक माह ये गोष्ठियां आयोजित हो रही हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी हमारे साथियों को कि जितना ज्यादा लोगों तक आप ये सूचनाएं पहुंचाएंगे, जानकारियां साझा करेंगे, योजनाओं के बारीकियों के बारे में चर्चा करेंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में कक्षाओं में परिवर्तन दिखेगा। कक्षाओं में दिव्यांग फ्रेंडली पद्धतियां, बच्चों के साथ शिक्षकों के आत्मीय संबंध में वृद्धि और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष जो पद्धतियां अपनानी है उसके लिए हमारे शिक्षकों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्षमता वृद्धि होगी और इसके परिणाम हमें लर्निंग आउटकम्स में और बच्चों की उपस्थिति में दिखेगी। हमारे कार्यक्रम के मुख्य घटक आप लोगों को सबको पता है, अनेकों बार इसके बारे में चर्चा हुई है। लगभग 3 साल से हमारा सामर्थ्य कार्यक्रम चल रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे कार्यक्रम में जितनी कटिबद्धता से पूरी फौज को लगनी चाहिए, पूरी टीम को लगनी चाहिए, वो अभी 100% हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसका मुख्य संकेतक ये है कि प्रत्येक सप्ताह में मैं देख रहा हूं कि नोडल टीचर्स कितना अटेंडेंस बच्चों का मार्क कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेटर्स का भ्रमण जियो टैग्ड फोटोज के साथ, जियो फेंसिंग के साथ हम देख रहे हैं, 100% उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है। मैं मुकेश से अनुरोध करूंगा
कि आगे अगले माह से, फरवरी माह से सामर्थ्य कार्यक्रम में अगर कोई स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा अपने निर्धारित टारगेट का भ्रमण नहीं करते हैं तो उनका उस महीने का मानदेय काटने की प्रक्रिया प्रारंभ करिए। They don't deserve the salary for that particular month. Second, अगर कोई न्यूरल टीचर्स पीओ के नेतृत्व में टीम वर्क की भावना नहीं दिखा रहे हैं, अपने स्कूल में जितने भी दिव्यांग बच्चों को पहचान किया है, पंजीकरण किया, उनका नियमित उपस्थिति, उनके अभिभावकों से संपर्क स्थापित करते हुए उनकी नियमित उपस्थिति मार्क नहीं कर रहे हैं, सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पीओ की जिम्मेदारी नोडल टीचर्स के उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्रवाई हमारे परियोजना से लगातार चलनी चाहिए। ये कोशिश हम करेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करने की प्रक्रिया शुरू करिए। विद्या समीक्षा केंद्र में प्रत्येक जनपद के लिए हमने डेस्क बनाई है, डैशबोर्ड आधारित मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई है। जहां डैशबोर्ड में हरा दिखता है हम उसको, उस टीचर को, उस ब्लॉक को सहयोग करेंगे, उनको पुरस्कृत कराएंगे। लेकिन जहां लाल रंग में हमें दिखता है, नॉन कंप्लायंट दिखता है, डेटा आधारित प्रक्रिया नहीं दिख रही है, वहां उत्तरदायित्व निर्धारित करने की प्रक्रिया हमारी परियोजना की टीम करेगी। ये सभी लोग जान लीजिएगा और सचेत हो जाइएगा। दूसरी बात, हमने ये व्यवस्था की है कि कायाकल्प अभियान के तहत सभी विद्यालयों को दिव्यांग फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर सृजित करने में, चाहे वो शौचालयों की बात हो, रैंप की बात हो, चाहे वो हमारे कक्षाओं के संचालन की बात हो, चाहे वहां पे एक्सेसिबल वर्कशीट्स उपलब्ध कराने की बात हो, टीएलएम उपलब्ध कराने की बात हो, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की बात हो, हर स्तर पर हम परियोजना से प्रयास किए गए हैं और उसको आप देख भी रहे हैं। लेकिन अभी ऑपरेशन कायाकल्प में संतृप्तिकरण हम देख नहीं पा रहे। बाकी अनेकों पैरामीटर्स में हम संतृप्तिकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दिव्यांग फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर में, दिव्यांग फ्रेंडली कक्षाओं का रूपांतरण में हम अभी भी कहीं दूर हैं। मेरा आग्रह है सभी प्रधानाध्यापकों से, नोडल टीचर से, कि इस अभियान का आप प्रतिभागी बने, मुख्य नेतृत्व प्रदानकर्ता बने और सुनिश्चित करिए कि सभी से समन्वय से बच्चों के लिए आवाज आप बने, बच्चों के लिए उम्मीद आप बने और इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में खड़ा कराइए। जब भी आप शिक्षकों में के साथ मिलकर संकुल की बैठकें कर रहे हैं, हेडमास्टर्स की बैठक कर रहे हैं, अभिभावकों के साथ बैठक कर रहे हैं, एसएमसी बैठक कर रहे हैं, सामर्थ्य कार्यक्रम की रूपरेखा, उसकी बारीकियां, होम बेस्ड एजुकेशन, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों में होना चाहिए, ये सारे बातों के बारे में बारीकियों बताइए। ये ऐसा मुद्दा है जहां सारे लोग अपने दिल से जुड़ना चाहते हैं। सभी लोग दिव्यांग बच्चों के लिए मदद करते हुए, उनका हौसला अफजाई करते हुए उनके साथ जुड़ना चाहते हैं इस अभियान पर। आपको बस आवाज लगानी है, 2 कदम बढ़ाने, फिर ये क्रांतिकारी अभियान बनेगा और हमारे लाखों बच्चों को उनको उनका अधिकार, अवसर की समानता मिलेगी। कृपया करके ऑपरेशन कायाकल्प में दिव्यांग फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो तकनीकी मैनुअल दिया गया है, उसके अनुसार अपने विद्यालयों का संचालन, विद्यालयों में अवस्थापनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित करने की कार्रवाई करें। अगली बात, दिव्यांग बच्चों का लर्निंग आउटकम उपस्थिति के साथ हम मॉनिटर कर रहे हैं। अभी अतिशीघ्र टैबलेट सप्लाई हो रहे हैं। सामर्थ्य पोर्टल हमारा बहुत अच्छी तरह विकसित हो गया है, हम इसके डैशबोर्ड से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम यहाँ पे इसके लिए तैनात की गई है। ये मॉनिटर करेगा कि उन बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट और स्पॉट असेसमेंट टेस्ट जो हमारे एआरपी, बैडमिंटन और डायट के विद्यार्थी कर रहे हैं, उनके डेटा में इन बच्चों का आंकलन क्या आ रहा है, इन बच्चों के मूल्यांकन में क्या वृद्धि हो रही है, क्या ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिख रही कि नहीं, क्या उनके लर्निंग आउटकम्स में लगातार सुधार दिख रहा है कि नहीं, ये हम देखेंगे। तभी हम मानेंगे कि नोडल टीचर ने अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूर्ण किया है और ये उनके वार्षिक प्रविष्टियों में मानव संपदा पोर्टल पर अंकित होगा। ये उनका गोल्स में सेट होगा और अगले साल से ये गोल सेटिंग अप्रैल में होगी और मार्च में उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। ये हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर मॉनिटर कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। अनेक सामग्री आपको कक्षाओं में प्रेषित की जा रही है। बहुत सारी सामग्री ऑलरेडी जो निपुण अभियान में प्रेषित की गई है वो इन बच्चों के लिए उपयुक्त है, चाहे वो मैथ्स किट हो, साइंस किट हो, पोस्टर कॉन्वर्सेशन चार्ट्स हो, संदर्शिका के आधार पे पढ़ाई की बात हो,
हम चाहेंगे आप इन बच्चों के लिए विशेष लेसन प्लान स्वयं तैयार करें। हमारे यूनिसेफ के साथ सबके मिलके लेसन प्लान इनके साथ विकसित हो रहे हैं। ब्रेल स्टेशनरी सामग्री आपको प्रेषित की जा रही है, उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, आईडी और स्पेशल एजुकेटर्स के माध्यम से और भी ज्यादा टीचर लर्निंग मटेरियल, स्टूडेंट फेसिंग मटेरियल आपको प्रेषित किया जा रहा है। इन सब का कक्षाओं में सदुपयोग हो, व्यवहार में परिवर्तन, चाहे वो हमारे शिक्षकों का हो, हमारे प्रधानाध्यापकों का हो, हमारे समुदाय का हो, ग्राम पंचायत का हो, हर एक स्तर पर संवेदना के साथ उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए हमारे विद्यालयों को दिव्यांग बच्चों के लिए एक सुगम व्यवस्था के साथ, एक उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ, जैसे हम अन्य विकसित देशों में देखते हैं, जहाँ दिव्यांग बच्चा स्वयं सशक्त महसूस करता है, उसको लगता ही नहीं कि वो किसी से भिन्न है, किसी से उसमें कोई कमी रह गई है। जो इन बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए उनको उनका जो क्षमता है उनको उससे पहचान कराते हुए उनका हौसला अफजाई करते हुए हमें करना है। ये बहुत ही पुण्य का काम है। कितने भी पूजा कर ले उसके तुलना में ये कई गुना ज्यादा प्रभावशाली है, असरदार है और आपको आनंद की अनुभूति होगी, उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं सभी स्पेशल एजुकेटर्स को सचेत कर रहा हूं आज इस सेशन के माध्यम से, अब इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो अगले साल रिन्यूअल नहीं होगा। मुकेश, प्लीज एंश्योर who performs will stay in our team, who don't perform will not be part of our team, we will have a new team. Please ensure that सामर्थ प्रोग्राम का परिणाम हम धरातल पर देखेंगे। जनप्रतिनिधि मीडिया के माध्यम से, विशेषज्ञों के माध्यम से हमने ये फीडबैक प्राप्त किया, स्वतंत्र सर्वे में हमने फीडबैक प्राप्त किया कि चाहे वो अवस्थापनाएं हो, लर्निंग आउटकम और बच्चों की उपस्थिति में हो, नोडल टीचर और स्पेशल एजुकेटर द्वारा विशेष प्रयास करके इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा है। लाखों बच्चों को हमने, दिव्यांग बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार और अवसर की समानता प्रदान की है। और हर महीने हम रेगुलरली इन सेशंस का आयोजन करेंगे, विशेषज्ञों से आपको साझा करेंगे, उनके जितने भी प्रस्तुतिकरण है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इन बिंदुओं में चर्चा करिए, स्वयं अपने अभिनव प्रयासों में उसको जोड़िएगा, एक दूसरे के साथ पीयर लर्निंग का कल्चर बनाएं, कोलैबोरेशन का कल्चर बनाएं, अपने पद्धतियों में सुधार लाएं और दिव्यांग बच्चों को जो अपने कक्षाओं में हैं उनके लिए विशेष प्रयास, व्यक्तिगत उनको उनके ध्यान केंद्रित करते हुए उनको पढ़ाई कराना, हमारे वर्कशीट्स को, हमारे सामग्री को उन तक प्रयास करते हुए उनको साझा करना और उनको उस कक्षा के दक्षताओं के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना, ये बहुत जरूरी है। अनेकों बच्चे हमारे सितारे बनने के लिए तैयार हैं, वो आपकी तरफ नजर रख रहे हैं और इन बच्चों के विशेष जरूरतें हैं, विशेष परिवेश से वो आते हैं और उनके अभिभावकों को साथ संबद्ध बनाते हुए आप उनको आगे बढ़ाएंगे। इसी कामना के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सेशन में हम जुड़ने के पहले हमें सामर्थ पोर्टल पर डैशबोर्ड्स में अटेंडेंस, रिटेंशन और लर्निंग आउटकम्स में अभूतपूर्व वृद्धि दिखेगी और अगले साल हम दिव्यांग बच्चों को एक क्रांतिकारी वर्ष शैक्षिक सत्र के रूप में संचालन करने में कामयाब होंगे। इसके लिए अभी ये 2 महीने आपके पास है, जितना प्रयास हो सके उनको उच्चात्मक शिक्षा में जोड़िएगा, उनको कक्षाओं में लाने के लिए प्रयास करिएगा और हमारे सामर्थ का शासनादेश, समेकित शासनादेश और होम बेस्ड एजुकेशन का समेकित शासनादेश दोबारा ग्रुप में शेयर करिए। मुकेश, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अक्षरता उसको स्पिरिट में, थॉट में, डीड में फॉलो कराएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम बहुत आभारी हैं डीजी सर के और अपने अन्य वक्ताओं के कि आपने इस सेशन में जुड़कर हमको मार्गदर्शन प्रदान किया। हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सब मिलकर इस व्यवस्था को और बहुत आगे तक लेके जाएंगे और जैसा निर्देश सर ने दिया है, हम लोग बच्चों को पर्याप्त मात्रा में चिन्हित करके उनको सभी सुविधाएं देंगे और निपुण बनाने का हमारा प्रयास उनको आगे लेके जाएगा। सभी को पुनः धन्यवाद। और अभी एक निर्देश हम लोग डीजी सर की ओर से जारी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम फिर से एक यूट्यूब सेशन करेंगे। इस बार संख्या काफी स्टार्टिंग में जुड़ी थी, लेकिन
धीरे धीरे उसकी घटती गई, ये जरा सुनिश्चित कर लें सभी अधिकारीगण की जो एक बार जुड़ा है वो रेगुलर रहेगा, वो बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को नमस्कार।